Hello everyone. Today again I welcome you in my chemistry class in class 11th. Till now we have studied about all the laws of chemical combination like law of conservation of mass, law of constant proportion, law of multiple proportion, law of reciprocal proportion and Gay-Lussac's law of combining volume. After that we have studied Dalton's atomic theory and modern atomic theory. After this, now we will be moving towards the next topic, that is Avogadro's law and its applications. Avogadro's law, this is very important law, and Avogadro was the first scientist who has introduced the concept of existing of an element or an atom in terms of in the form of molecule. Before Avogadro and after John Dalton, there was a scientist Berzelius. Berzelius has put forward his own hypothesis which was not acceptable. So to overrule the concept of Berzelius, Avogadro has given a perfect law. And the law states that ICC वाले बच्चों ने 10th में भी इसे पढ़ा होगा, एक बार फिर से देखते हैं. Equal volume of all gases under similar conditions of temperature and pressure contains equal number of molecules. Means अगर 2 या 4 गैसेस हैं और उनका वॉल्यूम सेम है और टेम्परेचर प्रेशर सेम है तो उनके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होंगे. अब एवोगैड्रो लॉ के बाद में दो बातें क्लियर हो गई कि एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, लेकिन जब एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा तो दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ ए मॉलिक्यूल. तो हम एटम और मॉलिक्यूल दोनों को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. एटम इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन. इट मे or may not exist independently. But molecule, it is the smallest particle of a substance. It may be of an element or it may be of compound which exist independently in nature. The molecule is having all the properties of that particular species of which it is a molecule. तो molecule वो सबसे छोटी आइडेंटिटी है किसी भी एलिमेंट की या किसी भी कंपाउंड की जो नेचर में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है. अब ये मॉलिक्यूल दो टाइप के होते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड. मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में सिर्फ एटम्स होंगे सेम एलिमेंट के, जैसे H2, O2, N2, F2, Cl2, O3, P4, एसिड लाइक दिस. ये एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स. कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल लाइक वाटर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, कैल्शियम कार्बोनेट एंड शुगर, ग्लूकोज एंड मैनी मोर. तो यहाँ पर एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई, एटम सबसे छोटी आइडेंटिटी है मैटर की, वो नेचर में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी, लेकिन मॉलिक्यूल वो आइडेंटिटी है जो कि नेचर में एग्जिस्ट करती है. नाउ लेट अस मूव ऑन टू एप्लीकेशंस ऑफ एवोगैड्रोस लॉ. एवोगैड्रो लॉ की एप्लीकेशंस क्या हैं? दो एप्लीकेशंस हैं, एक बार और उनको अच्छे से समझते हैं क्योंकि आईसीसी वाले बच्चों ने हो सकता है पढ़ा. फर्स्ट, इन डिटर्मिनेशन ऑफ एटोमिसिटी ऑफ गैस. भाई एटोमिसिटी आपको पता है, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो. नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इज नोन एज एटोमिसिटी. यानी एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, दैट इज कॉल्ड एज एटोमिसिटी. अगर किसी भी में एलिमेंट में एक एटम होंगे तो हम उसे बोलते हैं मोनो एटोमिक गैस. वन एटम तो मोनो एटोमिक. इनर्ट गैसेस मोनो एटोमिक होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन लाइक दैट. मेटल्स जो होते हैं वो भी मोनो एटोमिक होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, ये सब मोनो एटोमिक है. दो एटम होंगे अगर एक मॉलिक्यूल में, इट इज़ कॉल्ड एज डाई एटोमिक. एग्जाम्पल H2, O2, F2,
Cl2, Br2, I2, N2। 3 एटम्स होंगे तो बोलते हैं उसे ट्राई एटॉमिक। ओजोन O3। 4 होंगे टेट्रा एटॉमिक P4। 8 एटम्स होंगे ऑक्टा एटॉमिक S8। वैसे जनरली 2 से ज़्यादा एटम्स अगर किसी मॉलिक्यूल में तो हम उसे कॉमनली कह सकते हैं पॉली एटॉमिक गैस। पॉली मीन्स मैनी। तो लेट अस अंडरस्टैंड how Avogadro law can help us in determination of atomicity of a gas. Let us take an example of a chemical reaction. Hydrogen react with chlorine to form hydrogen chloride. हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है। तो हमने गेल-लुसैक्स लॉ पढ़ा था अभी। अकॉर्डिंग टू गेल-लुसैक्स लॉ वो क्या कह रहा था कि गैसेस रिएक्ट विथ ईच अदर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स। तो हम उसी को अप्लाई करते हैं। 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन टू फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो रेशो हो गया 1:1:2 अकॉर्डिंग टू गेल-लुसैक्स लॉ। अब इसी में हम लोग एवोगैड्रो लॉ अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स equal number of molecules of gases provided the measurement is done under similar conditions of temperature and pressure। तो 1 वॉल्यूम था हाइड्रोजन का, तो हमने उस 1 वॉल्यूम में लेट कर लिया n मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विथ n मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन टू फॉर्म 2n मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। क्योंकि 1 वॉल्यूम और 2 वॉल्यूम था, तो n मॉलिक्यूल और 2n मॉलिक्यूल। अब हम ऐसे भी कह सकते हैं देयरफॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन टू गिव 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको फर्दर हम ऐसे कह सकते हैं हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद हाफ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ तक एवोगैड्रो लॉ की एप्लीकेशन हो गई। 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड from half molecule of chlorine and half molecule of hydrogen। अब इसका हम कंक्लूजन निकालते हैं। हमें पता है, मतलब एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड के अंदर देयर इज़ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ क्लोरीन। तो भाई ये 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन कहाँ से आया? हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन से। तो आधे मॉलिक्यूल हाइड्रोजन में 1 एटम है हाइड्रोजन का, तो 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम हो जाएंगे? 2। सिंपल। तो आधे मॉलिक्यूल यानी हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब हो गया 1 एटम, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन में हो जाएंगे 2 एटम। तो इससे पता चल गया कि हाइड्रोजन की एटोमिसिटी कितनी है? 2। सिमिलरली यहाँ पर 1 एटम ऑफ क्लोरीन हमको मिला है कहाँ से? हाफ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन से। तो 1 मॉलिक्यूल में क्लोरीन के कितने एटम हो जाएंगे? 2। तो क्लोरीन की भी एटोमिसिटी हो जाएगी 2। इसीलिए हम लोग हाइड्रोजन को H2 से लिखते हैं और क्लोरीन को Cl2 से लिखते हैं। तो वी कैन से द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन इज H2 एंड दैट ऑफ क्लोरीन इज Cl2। तो ये दोनों गैसेस जो हैं वो डाई एटॉमिक गैसेस हैं। सेकेंड एप्लीकेशन है इन डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये और 11th क्लास में बहुत पूछते भी हैं। ये 2 नंबर की एक डेरिवेशन है ये। सबसे पहले हम समझते हैं कि वेपर डेंसिटी किसे कहते हैं। फिजिक्स में आप लोगों ने जब आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा होगा तब एक टॉपिक आता है वहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी में आपने पढ़ा था कि कंपेयरिंग द डेंसिटी ऑफ अ गिवन मटेरियल विद द डेंसिटी ऑफ वाटर। उसमें आपने ऐसे फॉर्मूला पढ़ा था RD यानी रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस अपॉन, मैं सब्सटेंस बोल रहा हूँ, वहाँ पे वैसे फिजिक्स में बोलते हैं बॉडी। रिलेटिव डेंसिटी मैं लिख के बताता हूँ, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अ बॉडी, ज़्यादातर वहाँ पर लेते थे सॉलिड, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर।
अब क्योंकि वाटर की डेंसिटी हम जनरली लेते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो जो डेंसिटी होती थी बॉडी की वही RD हो जाती थी और उसकी कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, रेशियो। इसमें एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है कि कंपेयरिंग द डेंसिटी ऑफ अ बॉडी विद दैट ऑफ वाटर, ये कंपैरेटिव स्टडी है। वैसे ही जो गैसेस होती हैं, जब गैसेस की डेंसिटी को कंपेयर करेंगे किसी से तो हम उसको बोलते हैं वेपर डेंसिटी, ये ध्यान रखना। मैं एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर किसी लिक्विड की लिक्विड से डेंसिटी कंपेयर करेंगे तो हम उस टर्म को क्या बोलते हैं, सॉलिड के केस में रिलेटिव डेंसिटी, गैसेस के केस में वेपर डेंसिटी, और लिक्विड्स के जब कंपैरिजन करते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं, ये मुझे आपको आंसर लिख करके बताना है वीडियो देखने के बाद। तो वेपर डेंसिटी में हम क्या करते हैं, किसी भी गैस की डेंसिटी को किसी स्टैंडर्ड गैस के साथ में कंपेयर करते हैं, और वो यहाँ पर है हाइड्रोजन गैस। जैसे कि हमने उसमें किया था रिलेटिव डेंसिटी में वाटर की डेंसिटी कंपेयर किया था, ऐसी गैसेस के केस में हम हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी से कंपेयर करते हैं। तो वेपर डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ अ गैस टू द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन एक स्टैंडर्ड सब्सटेंस है गैस के केस में जिससे हम कंपैरिजन करते हैं। अब हमें पता है डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो हम ऐसे लिख सकते हैं डेंसिटी को, मास ऑफ 1 वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP अपॉन मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट STP। STP मैं बता देता हूँ बच्चों को, STP का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और इसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 273 केल्विन यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। ठीक है, आगे हम जब थर्मोडायनामिक्स या गैसियस स्टेट पढ़ेंगे और भी बताऊंगा मैं टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में। यहाँ पर हम मास ऑफ 1 वॉल्यूम की जगह पर ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं, मास ऑफ सम वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP टू द मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट STP, यानी सेम टेम्परेचर प्रेशर पर उनका वॉल्यूम। अब अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो हम ऐसे कह सकते हैं मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस अपॉन मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि उन दोनों के वॉल्यूम सेम है गैस और हाइड्रोजन के, तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। जब दोनों तरफ n है तो हम ऐसे भी कह सकते हैं बेटा मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस अपॉन मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। नाउ वेपर डेंसिटी विल बी इक्वल टू, अब मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास, और मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, 2, हमें पता है 2U। नाउ द रिलेशन बिकम्स मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये आप लोगों ने जब एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के न्यूमेरिकल्स किए होंगे तब उन न्यूमेरिकल्स में ये वैल्यू गिवन होती है कि मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। हमने देखा आज का वीडियो या आज का लेक्चर प्योरली एवोगैड्रो लॉ के ऊपर बेस्ड है, और एवोगैड्रो लॉ एक सुपीरियर लॉ है जो कि एलिमेंट या कंपाउंड की एग्जिस्टेंस मॉलिक्यूल के फॉर्म में बताता है, एंड मॉलिक्यूल सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड बिकॉज इट इज़ द स्मॉलेस्ट आइडेंटिटी ऑफ अ कंपाउंड एंड अ एलिमेंट। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे।